मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज हम KVS की अपनी नेक्स्ट क्लास देखेंगे, यानी कि KVS की हम अपनी आगे की तैयारी करेंगे। चलिए इसे थोड़ा सही कर लेते हैं पेज को। और आपने यानी कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है अभी तक, यानी अंडरस्टैंडिंग द लर्निंग में कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है ग्रोथ का, डेवलपमेंट पढ़ लिया है, सिद्धांत पढ़ लिए हैं, उसके चैलेंजेस पढ़ लिए हैं, फिजिकल कॉग्निटिव सोशो इमोशनल मोरल ये सब चीज़ें पढ़ लिया और इम्प्लीकेशन पढ़ लिए। अब जब हमने यानी कि बालक का ग्रोथ हो गई, विकास हो गया, ये सब चीज़ें पढ़ ली हैं, तो अब कौन सी स्टेज पे पढ़नी है? हमें पढ़नी है एडोलेसेंस के बारे में, यानी कि किशोरीय अवस्था जिसे कहते हैं उसके बारे में पढ़ना है। तो आज का टॉपिक क्या है हमारा? आज का टॉपिक है, देखिए थोड़ा ठीक कर लेते हैं हम इस पेज को क्योंकि पेज में दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या है? अंडरस्टैंडिंग, यानी कि अंडरस्टैंडिंग एडोलेसेंस। ठीक है, नीड, फिर क्या है? चैलेंजेस, यानी कि एडोलेसेंस में जो चैलेंजेस आते हैं वो क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ना है हमें। फिर है एंड इम्प्लीकेशन, एंड इम्प्लीकेशन केशंस फॉर डिजनिंग इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। ये आपको पढ़ना है, यानी कि ये आपका टॉपिक है जो आपके KVS में दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो ये जो नेक्स्ट टॉपिक है किसका? आपके एजुकेशन एंड लीडरशिप जो आपकी बुक है उसमें यूनिट पहली में, यानी कि अंडरस्टैंडिंग द लर्निंग में ये है आपका चैप्टर। तो सीधे सीधे आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, क्या कि एडोलेसेंस का अर्थ क्या होता है। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट ये कि एडोलेसेंस का अर्थ क्या है। दूसरा क्या है? नीड क्या है, चैलेंजेस क्या है, इम्प्लीकेशन क्या है, और इंस्टीट्यूशन सपोर्ट क्या है। ये आपको पता होंगे तब आप चीज़ों को बेहतर तरीके से जान पाएंगे। चलिए तो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। सबसे पहली बात आती है एडोलेसेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, यानी कि एडोलेसेंस को आप हिंदी में क्या कहेंगे? कोई बता सकता है कि एडोलेसेंस को हिंदी में क्या कहेंगे? वैसे अगर आपने यानी KVS की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी की भी तैयारी करो, तो अगर आपको एडोलेसेंस का मीनिंग नहीं पता हिंदी में तो आपको दिक्कत का सामना इतना करना पड़ सकता है जितना कि आपका एग्ज़ाम पास करने में आपको उस दिन बारिश पड़ जाए और आप पहुंच ना पाए। ठीक है, तो किस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे हम? एडोलेसेंस की। और एडोलेसेंस के बारे में, यानी कि एडोलेसेंस की क्या पूछा था मैंने? मीनिंग, यानी कि एडोलेसेंस का मीनिंग जो पूछा था उसका मतलब क्या हो गया? बताइए जल्दी, कोई है जो बता सकता है? भाई एडोलेसेंस का जो मीनिंग है वो है किशोरीय अवस्था, यानी कि किशोरीय किशोरीय अवस्था। ठीक है, याद रखना एडोलेसेंस का। और ये कब से कब तक की होती है? भाई आपको तीन चीज़ बताई थी, 0 से 6, 6 से 12 और 12 से 18। तो ये एज कौन सी हो गई हमारी? 12 से 18 वर्ष का बच्चा। यानी कि जो हम KVS तैयारी कर रहे हैं, यानी KVS की तैयारी कर रहे हैं, उसमें एडोलेसेंस का इम्पोर्टेंस हो गई कि नहीं हो गई? क्योंकि अगर आप PRT बनते हो तब भी आपको एडोलेसेंस एज के बच्चों का सामना करना पड़ सकता है आगे जाके, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आपका PRT में सीमित रह जाओगे, TGT में भी जाओगे।
टीजीटी में भी किसका, फिर टीजीटी है, फिर लाइब्रेरियन है, फिर पीजीटी है। तो इन सब में हमें एडोलेसेंस का जो रोल है, और कहीं ना कहीं साइकोलॉजी में एडोलेसेंस एज का इम्पोर्टेंस इसलिए होती है क्योंकि आपको एक ना एक दिन एडोलेसेंस की एज से गुजरना पड़ेगा। देखिए, इससे पहले आपको यानी कि एक चीज़ और समझनी होगी कि किशोरी अवस्था में आप, मैं बता रहा था, आप रहे होंगे, यानी कि आप किशोरी अवस्था से गुजरे हुए हैं, यानी कि एडोलेसेंस एज से गुजरे हुए हैं। आपने भी अपने यानी कि अपने जीवन काल को उस टाइम के याद करिए। और एडोलेसेंस एज क्या है, यानी कि जब एडोलेसेंस आप इस टाइम होंगे, और इस टाइम कब होंगे भाई, सीधे सीधे मान के चलिए आप कौन सी एज में, जब तक आपने 12th पास करी होगी तब तक आप एडोलेसेंस एज में होंगे। और एडोलेसेंस एज का मतलब ये है कि आप उस चीज़ से गुजरे हुए हैं, यानी कि आप केवीएस का पेपर दे रहे हैं तो एडोलेसेंस एज से गुजरे हुए हैं। अब एडोलेसेंस एज का गुजरे होने का रिलेशन, यानी कि इंटरकनेक्टेड, जब तक आप नहीं पढ़ोगे भाई अपने जीवन में उस चीज़ को इन्वॉल्व करो। यानी कि आप अपने टाइम को याद करो कि मैं जब स्कूल जाता था इस तरह के थे, मेरे दोस्त इस तरह के थे, हम एक गैंग बना के चलते थे, यानी कि सामाजिक परिवर्तन है, और मेरी बॉडी उस टाइम पे इस तरह की होती, यानी कि चेंजेस आ रहे थे। तो ये सब चीज़ें आपको जब खुद पे रियलाइज़ होगा तब आप थोड़ा बेहतर समझेंगे। तो चलिए समझते हैं एडोलेसेंस के बारे में। तो पहली चीज़ क्या है, एडोलेसेंस की एज क्या है, यानी कि 12 से 18 वर्ष का जो टाइम होता है वो एडोलेसेंस का काल माना जाता है, यानी कि बाल्य अवस्था का समापन और किशोरी अवस्था का शुरुआत। यानी कि सबसे पहला जो पॉइंट है वो यही माना जाता है कि बाल्य अवस्था, ठीक है, बाल्य अवस्था के समापन के पश्चात, ठीक है, पश्चात मतलब उसके बाद, पश्चात से ही किशोरी अवस्था की शुरुआत, यानी शुरुआत होती है। तो आपको क्या समझ में आया कि सबसे पहली चीज़ है जो बाल्य अवस्था के ख़त्म होने के बाद ही किशोरी अवस्था की शुरुआत होती है, ये चीज़ समझ में आ गई। फिर आता है कि इस अवस्था में क्या मेजर चेंजेस आते हैं, यानी कि इस अवस्था में बालक, यानी बालक या बालिकाओं के साथ, एक सीधे सीधे मान के चलते हैं, बच्चों के साथ क्या परिवर्तन आते हैं, यानी कि क्या परिवर्तन आते हैं, क्रांतिकारी हो जाता है। यानी कि इस समय का जो बच्चा होता है, इस अवस्था में बच्चा क्रांतिकारी हो जाता है, यानी कि क्रांतिकारी हो जा सॉरी जाता है, ठीक है, जाता है। तो आपको क्या समझ में आया कि जो इस टाइम का बच्चा होगा वो क्रांतिकारी होगा। भाई आप भी इस एज से निकले हो, ऐसा तो है नहीं कि आपने इस एज को पार ना किया हो या फिर 11th 12th ना पार करी और आज टीजीटी बीजीटी की तैयारी कर रहे हो, लाइब्रेरी की तैयारी कर रहे हो। तो केवीएस की जब तैयारी कर रहे हो तो आपको क्रांतिकारी एज का, यानी कि इस क्रांतिकारी एज से निकले हुए हो। और जब आप इस एज में थे, अपने स्कूल में जाते थे, गैंग में चलते थे, सामाजिक परिवर्तन आ रहे थे, यानी कि समाज की, अरे भाड़ में जान दे, इस तरह की चीज़ें आती थी। और फिर जब आप कहते थे कि चल छोड़ना, हमें कौन सा चलना है, टीचर पढ़ा रहा है पढ़ाने दे, हम तो चल वहाँ चलेंगे, आज किस चीज़ का मैच है, आज उस चीज़ का मैच है, उसने तेरे को कैसे कह दिया कि क्या नाम, यानी इस तरह के जो क्रांतिकारी उद्देश्य थे, यानी कि रक्त, जिसे कहते हैं कि खून में उबाल आना। क्यों कहते हैं इस टाइम पे कि बच्चा जरा सी बात पे गुस्सा हो जाता है, क्योंकि ये एज जो है क्या है, क्रांतिकारी। इस टाइम आपने देखा होगा आपके भी कोई रिलेटिव या आपके माता पिता भी आपको कुछ भी कह देते थे तो आपको गुस्सा आता था। क्यों गुस्सा आता था, क्योंकि ये है क्रांतिकारी एज। अगर आपसे एक शब्द में पूछा जाए कि किशोरी अवस्था क्रांतिकारी अवस्था का, यानी कि किशोरी अवस्था, देखिए
किशोरीय अवस्था क्रांतिकारी के नाम से भी जानी जाती है। क्यों जानी जाती है भाई, क्यों जानी जाती है? अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए क्यों जानी जाती है, क्योंकि इस टाइम पे बच्चे में सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं। क्योंकि इस समय बच्चे में क्या होते हैं भाई? सबसे पहले क्या होगा? मानसिक फिर क्या होगा? शारीरिक, फिर क्या होगा? सामाजिक और एवं संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं। ठीक है, परिवर्तन होते हैं। अब एक चीज का सिंपल सीधा सीधे आप खुद ही सोचिए, किशोरी अवस्था में जब आप थे तो आप क्या कहते थे? मानसिक में क्या कहते थे? यानी कि मानसिक परिवर्तन जब हो रहा होता है तो यार मेरे को कुछ समझता नहीं है, मेरे को तो मेरे दोस्त नहीं समझते, तू ही है मेरा भाई जो कहना हो तो समझता है, या तू ही है मेरी बहन जो समझती। इस तरह की चीज़ें होती थी। शारीरिक परिवर्तन में क्या क्या होते थे कि मेरी दाढ़ी आ रही है, आज मैं अब कैसा लगूंगा, ये है वो है, तो ये होते थे। सामाजिक परिवर्तन में क्या होता था कि क्या नाम, समाज क्या कहेगा कि अगर मैं फेल हो गया तो मुझे कैसे लगेगा, इस तरह की चीज़ें होती थी। संवेगात्मक परिवर्तन में क्या, यानी कि एक तरह से किशोरी अवस्था में जो सबसे ज़्यादा परिवर्तन होते हैं हमारे शरीर में, हमारे व्यक्तित्व में, हमारे आस पड़ोस में, यानी कि हमारे समाज में, संवेग में, मानसिक में, यानी कि हमारा मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सोशल हेल्थ, या फिर एक तरह से सारी चीज़ों में जो परिवर्तन होते हैं वो सबसे ज़्यादा परिवर्तन हमारे किशोरी अवस्था में होते हैं। यानी कि यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे क्या है? इस अवस्था में क्या होता है? मस्तिष्क का लगभग सभी दिशाओं में विकास हो सकता है। यानी कि अगर आपसे एक शब्द में पूछें तो इस टाइम पे मस्तिष्क में सभी चीज़ों का, इससे पहले हाँ एक चीज़ और समझ लीजिए जो क्वेश्चन में पूछी जाती है, यानी कि सी टेट का फेवरेट टॉपिक है और आपको इसका भी, चलिए कोई और से पहले ले लेते हैं, ये पहले ले लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा इफेक्टिव लगता है। तो अगर आपसे पूछा जाए एक शब्द में किशोरी अवस्था, यानी कि किशोरीय अवस्था बड़े संघर्ष, ठीक है, संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। यानी कि ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको मतलब इस लाइन में आपको सारे क्वेश्चनों के आंसर मिल जाएंगे और इम्पोर्टेंट है इस लाइन को याद रख लेना, क्योंकि किशोरी अवस्था संघर्ष की अवस्था, ये क्वेश्चन भी पूछा गया। किशोरी अवस्था तनाव की अवस्था, ये क्वेश्चन पूछा गया। किशोरी अवस्था तूफान की अवस्था, ये पूछा है। किशोरी अवस्था विरोध की अवस्था है भाई। तूफान की अवस्था में इसलिए ये शब्द इसलिए इन्वॉल्व किया गया है कि आप ये देखिए इस टाइम पे क्या क्या परिवर्तन होते हैं। बच्चे में शारीरिक परिवर्तन भी हो रहे हैं, उसकी दाढ़ी भी आ रही है, मूंछ भी आ रही है, और अंडर आर्म्स, यानी इन सब चीज़ों में परिवर्तन हो रहा है। उसमें फिजिकल चेंज भी आ रहा है कि वो, और फिर कौन सा चेंज आ रहा है जिसमें एक तरह से वो अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो इस तरह से, और तनाव क्या हो रहा है? तनाव क्या हो रहा है? उससे पढ़ाई का तनाव है, उसमें जो परिवर्तन आ रहे हैं उसका, कि ये मेरे में क्या हो रहा है। जैसे आपने देखा होगा कि आप ज़्यादा खा लेते हैं, सीधे सीधे मान के चलते हैं, आप ज़्यादा खा लेते हैं, ज़्यादा खाने के बाद आप में एक तरह से पेट फूलना हो जाता है, यानी कि पेट फूलने लगता है, गैस होने लगती है कि ये मेरे में क्या हो रहा है यार, मेरे में क्या हो रहा है। तो आप क्या लेते हैं? हिंगोली,
गोली खाते होगे नहीं, या फिर हाजमोला या चूरन खाते होगे। तो इस तरह की जो चीज़ें होंगी, यानी कि एक तरह से क्या होगा, तनाव भी हो गया, संघर्ष भी आ गया, ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं, यानी कि एक टाइम पे जो, यानी कि ये तराजू है, ठीक है, ये तराजू है, अभी तक आपकी तराजू बैलेंस थी, ठीक है, और इस टाइम पे आते आते ये तो हो गया कमज़ोर, और ये पार्ट आपका भारी हो गया, तो आपको तराजू बैलेंस नहीं करी जा रही, यानी कि ये जो तराजू है ये बैलेंस नहीं हो रही, और जब बैलेंस नहीं होगी तो क्या होगा, इस अवस्था को आपको झेला नहीं जाएगा, और झेला नहीं जाएगा तो कहीं ना कहीं आपको परेशानी आएगी। तो परेशानी इस टाइम, इसलिए विरोध, तनाव, इन सब अवस्थाओं को इसमें माना गया है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब आगे जो चीज़ें हैं वो समझिए। देखिए, किशोरी अवस्था का जो वक्त होता है वो क्या होता है, अभी आपको मैंने बताया 12 से 18, और 12 से 18 वर्ष का जब आपके घर में भी कोई बालक होगा तो क्या होगा, वो चिड़चिड़ा होगा, यानी कि चिड़चिड़ा होगा, भयभीत होगा, क्रोधी होगा, स्वतंत्रता चाहता है, यानी कि सबसे पहला बच्चा, इस टाइम का बच्चा क्या चाहता है, वो आपसे, वो चाहता है स्वतंत्रता, यानी कि वो किसी के दबाव में नहीं रहना चाहता, यानी कि आप जो क्या है वो चाहता है स्वतंत्रता, यानी कि स्वतंत्रता चाहता है। फिर क्या है, क्रोध। फिर क्या है, भयभीत है वो, भयभीत किससे है, भाई जो उसमें परिवर्तन आ रहे हैं उनसे है। फिर क्या है, चिड़चिड़ा है, यानी कि चिड़ा सा होता है, ठीक है। फिर क्या है, समझ नहीं होती इसमें, यानी कि कुछ भी समझने योग्य नहीं है। तो ये सारी चीज़ें एक तरह से क्या है, उसके लिए दिक्कत की होती हैं, इसलिए आपको किशोरी अवस्था में सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट बताई जाती हैं। ठीक है, यहाँ तक कि आपको बात समझ में आ गई होगी, यानी कि विरोधी हो, कम शक्ति व परिपक्व होगा, जीवन दर्शन का निर्माण होगा, यानी कि आपको ये पॉइंट आपको मैं लिखवाई देता हूँ, यानी कि जिससे आपको एक तरह से समझ में आते रहें। देखिए, लिखिए आप पहले, सबसे पहला पॉइंट है स्वतंत्रता व विरोधी विद्रोह, सीधे लिख देते हैं, विद्रोह की भावना। ठीक है, पहला क्या है, किशोरी अवस्था में जो किशोर बच्चा होता है वो ये सब चीज़ें लेके चलता है। फिर क्या होगा, एक नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जल्दी बताइए, आपको भी इतना पता होना चाहिए कि किशोरी अवस्था, भाई आप भी तो शेष से निकले हो। समायोजन, यानी कि भाई स्वतंत्रता होगी तो समायोजन भी होगी, समायोजन का अभाव, भाई स्वतंत्रता चाहिए तो समायोजन नहीं होगा, तो समायोजन का अभाव होगा। समायोजन का अभाव होगा तो फिर क्या होगा, तीव्र ये क्या हो गया, देखिए, तीव्र शारीरिक परिवर्तन। इसलिए थोड़ा सा ये दिक्कत रहती है कि ऑनलाइन में जो सिस्टम है वो थोड़ा सा स्लो ही चलता है। फिर आता है अधिक, यानी कि मानसिक विकास, उसका मानसिक विकास। फिर क्या है, व्यवहार या व्यवहार में भिन्नता, यानी कि व्यवहार में भिन्नता। फिर क्या है, व्यवसाय का चुनाव, यानी कि व्यवसाय में भी दिक्कत आती है उसे, व्यवसाय का चुनाव। फिर क्या आएगा, समाज सेवा की भावना। भावना जरूर होती है पर करता नहीं हो काम इस तरह के। जीवन दर्शन का निर्माण, जीवन दर्शन
जीवन दर्शन का निर्माण और कम शक्ति यानी कम शक्ति का की परिपक्वता। तो ये जो पॉइंट है ये है किशोरीय अवस्था के, यानी कि किशोरीय अवस्था के। अब सबसे पहले पन्ने पे चलते हैं जो हमारा टॉपिक है, यानी कि हमारा टॉपिक है क्या है ये, यानी कि हमने नीड्स पढ़ ली और चैलेंजेस पढ़ ली, ये दोनों चीज़ें हमारी कवर हो गई। भाई चैलेंजेस क्या है उसके साथ अभी आपने पढ़े, नीड क्या है उसकी, नीड क्या है, ज़रूरतें क्या है, यानी कि ज़रूरतें क्या है उस किशोरी अवस्था की, उसे सारी चीज़ें प्रोवाइड होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए, स्वतंत्रता की भावना होनी चाहिए। ये जो अभी चीज़ें पढ़ी हमने कि भाई उसे क्या है, स्वतंत्रता मिलनी चाहिए एक, तो उसे क्या मिलना चाहिए, चिड़चिड़ा है जो वो है, क्रोध है, भावना है, यानी कि इस तरह की जो चीज़ें आती हैं वो है नीड। चैलेंजेस क्या है, चैलेंजेस में आपको बता ही दिए कि स्वतंत्रता का चाहिए उसे, कम यानी कि जीवन के लिए आपने संघर्ष करना चाहिए व्यवहार में, ये सारी तनाव से ग्रस्त है, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी किस में, चैलेंजेस में। अब आगे चलते हैं क्या कि जो इसका इम्प्लीकेशन है और डिज़ाइन है ये पढ़ना है हमें। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है शिक्षा के, यानी कि शिक्षा का स्वरूप क्या है। देखिए सीधे सीधे बात करते हैं, इस एज का बच्चा कौन सी क्लास में होगा, आप ही बताइए। जो 12 क्लास का यानी कि 12 वर्ष का बच्चा होगा वो कौन सी क्लास में होगा। अगर हमसे 12, अगर हम 5 से भी लेके चलें, 5 + 12, ठीक है, 5 साल में कहाँ बैठा हो भाई, आप ही बताओ। 5 साल का जो बच्चा है वो स्कूल में जाना शुरू करता है और 5 - 12 सीधे कहाँ आ गया, अभी भी नहीं समझ में आ पाए भाई। 5 - 12 कितने हो गए, 7 हो गए कि नहीं हो गए, यानी कि 5 - 12 हो गए 7, ठीक है। और वो हो गया 7th क्लास में, यानी कि 7th क्लास में जब आपका बच्चा है एडोलेसेंस एज में, 7th मान लीजिए, 8th मान लीजिए, एडोलेसेंस एज में, तो उसमें क्या क्या परिवर्तन है, वो सारी चीज़ें, यानी कि वो एक तरह से भयभीत भी है, चिड़चिड़ा भी है, अपनी सब चीज़ों के ऊपर है। तो अब क्या है, हम जब हमें पता चल गया वो कौन सी क्लास में है, तो किशोर अवस्था में शिक्षा का स्वरूप भी देखेंगे, यानी कि शिक्षा का, अब क्या देखना है हमें, शिक्षा का स्वरूप। इसे मिटा लें, क्या है शिक्षा का किशोरीय अवस्था में शिक्षा का स्वरूप। और शिक्षा का स्वरूप क्या है, उसकी शिक्षा कैसी होगी, मानसिक शक्ति, यानी कि एक तरह से जो उसकी किशोरी अवस्था की मानसिक शक्ति पर ही सारी चीज़ें डिपेंड होती हैं, यानी कि शिक्षा का स्वरूप होगा उसकी रुचि, रुझान, दृष्टिकोण, योग्यता, इस तरह की चीज़ होंगी। फिर किशोर जो होगा अपने समूह के साथ अत्यधिक महत्व देगा, यानी कि जो शिक्षा होगी उस टाइम, यानी कि इस टाइम पर जब वो क्लास 6 सॉरी 7th से ऊपर होगा, जब किशोरी अवस्था में होगा, तो उसे बहुत सारे चैलेंजेस और इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। यानी कि इम्प्लीकेशन हमें किस में करना है, एजुकेशन में। और एजुकेशन का डिज़ाइन किस तरह का होना चाहिए, उसके अनुरूप होना चाहिए, कि यानी कि उसको प्रभावित करे, उसको एक तरह से क्लास में इन्वॉल्व रखे, और कहीं ना कहीं आपको एक टीचर के रूप में आपको भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो बालक बालिकाओं में विभिन्न होने वाले यानी कि आवश्यकता क्या होंगे, उसके कारण सबसे पहला क्या होता है, लिंग, यानी कि लिंग भेद। देखिए इम्प्लीकेशन क्या है, चलिए इसे पढ़ लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है इसमें लिंग भेद का, यानी कि लिंग भेद। आपने देखा होगा इस टाइम पर जो आप केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, मैं भी सेंट्रल स्कूल से निकला हूँ, यानी केवीएस से निकला हुआ हूँ। इस टाइम पर गर्ल्स को स्पेशली किसकी एजुकेशन दी जाती है, वो है उनकी
रिलेटिव यानी कि रिलेटिव चीज़ की जानकारी दी जाती है, जैसे कि उन्हें सैनिटरी पैड के बारे में बताया जाता है, पीरियड्स के बारे में बताया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में अवगत कराया जाता है, क्योंकि इन सब चीज़ों से लड़कियां अभी भी आज के समय में भी इतने एजुकेशन हाई होने के बाद भी कहीं ना कहीं लड़कियां उन चीज़ों से अवगत नहीं है। क्यों अवगत नहीं है? क्योंकि उनके माँ बाप या फिर उनके जो माँ बाप है, एक तो व्यस्त है, उनको टाइम नहीं है, और दूसरा कुछ माँ बाप आज भी यानी कि पिता पढ़े लिखे हैं, माँ जो है जो उनको सलाह देने वाली है यानी कि लड़के को सलाह देने वाली है, वो पढ़ी लिखी नहीं है। तो इसलिए जो स्कूलों में ये इम्प्लीमेंट करा गया था, और ये कौन से किस रूप में किया गया यानी कि कौन से एक्ट में किया गया, ये भी कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। चलिए, फिर आती है बात, किशोर अपने जीवन दर्शन का निर्माण चाहते हैं यानी कि अपने जीवन को निर्माण चाहते हैं। फिर आता है पंथ यानी कि उन्हें क्या चाहिए भाई, एजुकेशन जो है, सीधी सीधी बात है कि उसका इसमें इन्वॉल्व क्यों है, यानी कि इंस्टीट्यूशन सपोर्ट क्यों है, क्योंकि वो एक तरह से युवाओं को पैदा करना चाहती है, और युवाओं को पैदा करने का उद्देश्य ये है कि अगर आप किशोर अवस्था का यानी कि दो अवस्था के साथ अगर किसी भी देश को कमज़ोर करना है, तो दो अवस्थाओं के साथ छेड़छाड़ कर दीजिए। एक तो उसके शैशवावस्था के साथ, और दूसरा उसके किशोर अवस्था के साथ। यानी कि दो अवस्था कौन सी बताई मैंने अभी? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए भाई, अभी तो आपको बताया कि एक शैशवावस्था उसकी और दूसरी किशोरी अवस्था। यानी कि शैशव, देखिए, शैशव अवस्था और दूसरी क्या है, किशोरी अवस्था। ठीक है, अब कोई ये समझा सकता है कि मुझे इन दोनों से ही क्या दिक्कत है, यानी कि इन दोनों को छेड़छाड़ करने से क्या होगा देश का? आप मुझे ये बता दीजिए। देखिए, हाँ, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि जो 0 से 6 वर्ष का बच्चा होता है, उसका डेवलपमेंट कितना हो जाता है? सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाता है, और सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट होगा माइंड का, यस, इन सब चीज़ों का। तो क्या होगा भाई, उससे जिस तरह से ढालोगे यानी कि उससे जोन सी लैंग्वेज बताओगे कि आपका देश इस तरह का है, अगर ये बता दिया कि आपका देश घटिया है, ये सब चीज़ें, उसे ये बता दिया कि आपका देश इस तरह का है, आपके देश में ये नहीं है, वो नहीं है, यानी कि यहाँ पे उसके अपने देश के यानी कि उसके देश के बारे में नेगेटिव चीज़ फैला दी, और उसमें कह दिया कि आप अपने देश का विरोध करो, ये सब चीज़ करो। तो यहाँ पर क्या होगा, वो एक कट्टर देश विरोधी बन जाएगा। और अगर इस एज में क्या आपको ये नहीं दे रहा देश, या फिर इस तरह की चीज़ नहीं दे रहा, तो कहीं ना कहीं इन दो एज पर सबसे ज़्यादा फोकस होता है किसी भी कंट्री का। तो इन सब चीज़ों के लिए ही देश में इम्प्लीमेंट करी जाती हैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के बारे में, यानी कि ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या है, आगे आता है, ये दो चीज़ समझ गए आप। फिर आता है दूसरा क्या, संगठन, यानी कि इस समय जो होता है किशोर उच्च महत्व होता है, उच्च स्थिति प्राप्त करना चाहता है, उच्च, ये सारी चीज़ यानी कि वो समाज के छोड़ के यानी कि अपने आप को बेहतर साबित करना चाहता है। किशोर जो होता है यानी कि वो उसका पाठ्यक्रम। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ जाएगी। फिर आते हैं, चलते हैं, अब आते हैं पाठ्यक्रम। चलिए नेक्स्ट पेन ले लेते हैं। अब आती है पाठ्यक्रम की बात। आपने क्लास 8 से लेकर और 12 तक की बुक देखी है कभी? तो उनमें एनसीईआरटी में यानी कि क्लास की एनसीईआरटी में आपने एक चीज़ का नोटिस किया होगा, अगर आपने सीटेट को एनसीईआरटी पढ़ के दिया है तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ के दिया तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, या फिर आपने स्कूल में जाकर नहीं पढ़ा है, चाहे वो एनसीईआरटी हो चाहे यूपी किसी का भी स्कूल हो। देखिए,
मैं ये नहीं कहता कि स्कूल में जो टेक्स्ट बुक होती हैं वो रीजनेबल होती हैं और अच्छी बुकें बनती हैं। गवर्नमेंट ऐसी फर्जी बुक नहीं बनाती, ठीक है। और एनसीईआरटी के बेस पर ही अब तो सारी बुकें बनती हैं। तो ये सब चीज़ें देखी होंगी आपने कि उसमें लिंग का भेदभाव नहीं करा जाता, यानी कि सबसे पहली बात कि लड़का और लड़की को एक समान दिखाया जाता है। लड़कियों को जो ज़्यादा इफ़ेक्ट, यानी कि एक तरह से समाज में वो ज़्यादा रोल प्ले करें, वो क्या दिखाया जाता है, उनको ऊपर दिखाया जाता है। क्यों भाई? आज भी हमारे जो समाज है, आपने समाज के जो ग्राफ है, यानी कि ये ग्राफ है, और इसमें ये स्थिति है अभी भी गर्ल्स की, और बॉयज़ की स्थिति ये है, ठीक है। एक टाइम आएगा कि गर्ल्स की स्थिति जो है यहाँ पर लाने के लिए गवर्नमेंट हर प्रयास करिए, यानी कि 50%। और एक समय ये भी आएगा कि यहाँ पर गर्ल्स की स्थिति ऐसी हो जाएगी और बॉयज़ की स्थिति ऐसी हो जाएगी। तो उस टाइम पे जो आज के टाइम पर आपने देखा होगा दहेज की प्रथा है ना, कि लड़का, क्या नाम, हमारा लड़का नौकरी करता है, सरकारी नौकरी है, फलाना है, ढिगड़ा है। भाई फलाना ढिगड़ा है, तुम अपने पैसों पे कमा रहे हो, अपने दम पे कुछ लाख करो ना, क्यों लड़की के उस पे कर रहे हो? भाई आपकी, भाई आगे आने वाले टाइम पे आपकी भी लड़की हो सकती है, फिर उस टाइम पे इतना दम रखते हो कि ना कि दहेज दे सको, या फिर इतने निकम्मे हो कि आप दहेज के लालच में किसी सामने वाले के से मांग रहे हो। आपकी सैलरी है 1 लाख रुपए, मान ली मैंने, उस 1 लाख रुपए का क्या रोल जब आपको सामने वाले से भीख मांगनी पड़े? भाई आप सीधे सीधे ये कह दो कि कटोरा लेके खड़े हो जाओ, खिलाओ मुझे, भीख दे दो, तो वो चीज़ अच्छी होगी। कम से कम वो भिखारी अच्छा होता है जो इस तरह के लोगों से, यानी इस तरह के दहेज वाले लोगों से मांगता है। वो कम से कम अपने लिए एक कटोरा लेके खड़ा होके तब तो मांगता है। आप क्या हो, पढ़े लिखे हो, ठीक है, जो पढ़ा लिखा है दहेज मांग रहा है, किसके दम पे मांग रहा है कि मेरी नौकरी है, सरकारी नौकरी है। और सरकारी नौकरी में वो क्या फॉर्म भरता है कि मैं दहेज नहीं लूँगा कभी भी। जो शादीशुदा है वो क्या भरते हैं कि मैं, क्या नाम, भ्रूण हत्या नहीं करूँगा, लड़कियों को नहीं मारूँगा, इस तरह के नहीं, घरेलू हिंसा में। तो वो क्या फर्जी होता है? आप भी जब केवीएस में जाएंगे या फिर किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम में जाएंगे तो आपको एक परफॉर्मा मिलता है, यानी कि जिसे एफिडेविट के तौर पर मान लिया जाता है। उसमें यही बातें लिखी होती हैं। कभी ध्यान से पढ़ना जब आपके सिलेक्शन होगा, कि सिंगलों के लिए लिखा रहता है, सिंगल, जो सिंगल होते हैं ना, और ख़ासकर लड़के होते हैं, उनके लिए लिखा रहता है कि मैं कभी ना दहेज लूँगा, और लड़कियों के लिए लिखा रहता है ना दहेज दूँगी, ना लूँगा ना दूँगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये लिखी होती है कि मैं ना इस तरह की भ्रूण हत्या या इस तरह के कार्य नहीं करूँगा, ना कुछ करूँगा, फिर ना अपराधी कोष में जाऊँगा, ना इस तरह, ये सब चीज़ें होती ऐसी ये। तो कहीं ना कहीं आपको इस सब चीज़ों का ध्यान रखिए। भाई आप एजुकेटेड हो, एजुकेटेड होने के बाद आप शिक्षित भी हो। शिक्षा का महत्व क्या है, यानी कि आप, भाई सैलरी भी अच्छी है, टीचर की सैलरी अच्छी है, अगर आप सही तरह पैसे को इन्वॉल्व करो तो कहीं ना कहीं उसका एक का डबल भी हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें, ये सब चीज़ें नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। तो हम क्या थे कि इस एज में सबसे ज़्यादा भावना क्या होती है, लिंग भेद की भावना को मुक्त करने के लिए पाठ्यक्रम बनाया जाता है। तो लिंग भेद की भावना को मुक्त करके पाठ्यक्रम बनाया जाता है। कला, विज्ञान, साहित्य, संगीत, सांस्कृतिक, इन सब चीज़ों को क्यों लाया गया, स्पोर्ट्स को क्यों लाया गया, कि जिससे बच्चा कभी भी तनाव मुक्त, यानी कि देखिए आपका जो पाठ्यक्रम है उसमें क्या है, स्पोर्ट्स है, ठीक है, म्यूज़िक है, ठीक है, और क्या है, गेम्स, यानी गेम्स तो हो गया, स्पोर्ट्स में आगे चले। तो इन सब चीज़ों को क्यों इन्वॉल्व किया गया? आपने SUPW का नाम सुना होगा, देखिए SUPW का नाम भी सुना होगा, आरट का नाम भी सुना होगा, यानी कि इन सब चीज़ों को क्यों इन्वॉल्व किया गया? चाहते तो 8, यानी कि 8 पीरियड होते हैं, किसी किसी स्कूल में 9 पीरियड होते हैं, 5 पहले 4 बाद में, या फिर 4 पहले 4 बाद में, लंच के बीच में। तो इन पीरियडों में आपको क्यों
इस तरह की जो चीज़ें, स्पोर्ट्स भी डाला गया, म्यूज़िक भी डाला गया, एसक्यूडब्ल्यू भी डाला गया, आर्ट भी डाला गया। क्योंकि अगर बच्चा एक ही चीज़ पढ़ता रहेगा, एक ही चीज़ पढ़ता रहेगा, तो एक चीज़ पढ़ते पढ़ते वो क्या हो जाएगा, मशीन बन जाएगा, और वो बोर हो जाएगा। और बोर का मतलब, जब मशीन बनेगा तो फिर वो, भाई मशीन तो अपनी मर्जी से जब चलती है तो एक टाइम पे फूकती भी है, और फूकती है तो बस, तो फिर वो ठप हो जाती है। तो इसलिए ये सब चीज़ें इन्वॉल्व करी गई हैं। इसलिए बच्चे का जो पाठ्यक्रम है, यानी किशोर का जो पाठ्यक्रम है, वो उसी संघर्ष, उसी मानसिकता से, उसी संवेगात्मक विकास से, उसी शारीरिक विकास से सबको इन्वॉल्व कर कर एक टाइम टेबल को बनाया जाता है, यानी कि टाइम टेबल का निर्माण करा जाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक की बात समझ में आ जाएगी। क्योंकि इम्प्लीकेशन क्यों ही करा जा रहा है, डिज़ाइन क्यों करा जा रहा है, ये सब चीज़ें करी जा रही हैं। फिर आती हैं कि जो किशोर अवस्था का जो बच्चा है वो आपराधिक परिवर्तन, यानी कि अपराध में सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होने के चांस होते हैं। तो इस टाइम पे जो ये सब चीज़ें होती हैं, उसको दूर करने के लिए विद्यालय में उसे अलग अलग कार्यक्रम में इन्वॉल्व करा जाता है, असाइनमेंट में उसको उसके इम्पैक्ट दिखाए जाते हैं, यानी कि नैतिकता दिखाई जाती है कि आपको इस चीज़ में जाओगे तो यहाँ पर ही आपको ये हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें इन्वॉल्व करते 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 कहीं ना कहीं किशोरी अवस्था में, तो इस समय क्या है, सारी चीज़ों को इन्वॉल्व किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये जो छोटा सा टॉपिक था, यानी कि आपकी किशोरी अवस्था का, सीधे सीधे एक शब्द में आपको कहा जाए तो पहली चीज़ याद रखना, ये लाइन अगर आपने रट ली, यानी कि आपने समझ ली, किशोर बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान का विरोध की अवस्था, यानी किशोरी अवस्था क्या है, बड़े संघर्ष की अवस्था है, तनाव की अवस्था है, तूफान की अवस्था है, विरोध की अवस्था है। और क्या चाहता है, स्वतंत्रता चाहता है, क्रोध से मुक्त चाहता है, भय बीच है, बेचारा हो, चिड़चिड़ा है, और कुछ भी समझ में नहीं आती। ये बस इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, किशोर यही है, यानी कि किशोर अवस्था इसी पेज से सिमट कर आपको याद हो जाएगी, और इसी से और कुछ नहीं करना, और आपको अपने 8वीं क्लास से 12वीं क्लास तक की सारी मेमोरी याद कर लेनी है, आपका किशोरी अवस्था का चैप्टर क्लियर हो जाएगा। इतने लंबे चौड़े चीज़ें नहीं हैं ये। अगर आप भाई, आप ये बताइए मुझे, चलिए इसे पीछे चलते हैं, सॉरी आगे चलते हैं। आप ये बताइए मुझे, क्या आप कक्षा 8 से 12 तक नहीं पढ़े? क्या आप कभी बच्चे नहीं रहे? क्या आप का बचपन था या नहीं था? भाई अगर ये थी, अगर, और क्या आपकी यादें नहीं हैं उस तरह की? आज भी आप अकेले बैठ जाओ और अगर उस तरह की मूवी देखने लगो कि यार मेरे दोस्त ऐसे थे, हम वहाँ जाते थे, स्कूल के बाद घूमते फिरते आते थे, बेर तोड़ते थे, तो ये सब चीज़ें आपको तभी याद आएंगी जब आप खुद उस चीज़ में डूब के चलोगे। तो ठीक है बच्चों, ये जो चीज़ें हैं, यानी कि आपको मैंने फिर बताया, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस पेज का, एक तो इसका ले लीजिए और एक इसका ले लीजिए। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है ये पेज, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस पेज से आपका किशोरी अवस्था का चैप्टर पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो ये जो चैप्टर था हमारा, ये भी आज समाप्त हो गया। तो इसके बाद जो हमारा कौन सा चैप्टर बचेगा, इसके बाद बचेगा रोल ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशल, यानी कि सोशो एजेंसी, जो प्राथमिक और द्वितीय सामाजिक एजेंसी, जिस तरह से एनजीओ टाइप है, और होम स्कूल का जो कॉन्सेप्ट है, इंश्योर जो होम स्कूल, वो पढ़ना है, यानी कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा वो होगा। ठीक है बच्चों, ये जो चीज़ें आपकी कवर होगी, यानी किशोर अवस्था कवर होगी। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे इस तरह की वीडियो मिलती रहे, और केवीएस का आपका पूरा जो टॉपिक है वो कवर हो जाए। और लाइब्रेरी वालों के लिए भी कुछ ही टाइम में आपको लाइब्रेरी की वीडियो भी मिलनी शुरू हो जाएगी। कल से आपके, यानी कि 29 तारीख से सीटेट के एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे, तो यहाँ पर जो सीटेट की क्लासेस हैं वो ख़त्म हो जाएंगी आज से। ठीक है, और आपको नेक्स्ट जो क्लासेस मिलनी शुरू हो जाएंगी वो होंगी किसकी, अब सिर्फ केवीएस की क्लासेस मिलेंगी, यानी कि केवीएस का आपको फुल फोकस रखा जाएगा कि केवीएस की क्लासेस मिले। रितु मैडम आपकी क्या करा रही हैं, मैराथन करा रही हैं, वो उनको थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा है, उनके
वहाँ पे कुछ फंक्शन है तो उस वजह से थोड़ा टाइम सा वो निकाल नहीं पा रही है। तो उनको भी टाइम निकालने के लिए कहा गया, अगर जैसे ही उन टाइम मिलता है तो आपकी इंग्लिश की तैयारी भी शुरू कराने के लिए कहा है मैंने। ठीक है बच्चों, और आपसे एक रिक्वेस्ट है बस कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे इस तरह की वीडियो मिलती रहे, और लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें अगर कुछ भी आपको समस्या हो तो। थैंक यू।